गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं निर्भय सर आप सभी को पाठक प्रतियोगिता पॉइंट के इस खूबसूरत सी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लॉकडाउन के दौरान आपको क्या करना चाहिए था और आप लोगों ने क्या क्या किया होगा। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों को लॉकडाउन के दौरान जो करना था वो पॉजिटिव ही काम किए होंगे, ताकि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है आपको बेहतर रिजल्ट दे पाए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि उम्मीद था कि 1 जुलाई से हमारे सारी कोचिंग संस्थाएं खुलने की उम्मीद थी, बट ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा आदेश नहीं आया, जिसके कारण हम लोग आप लोगों को ऑफलाइन क्लास दे नहीं पाए। इसके लिए मैं आज से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास देने जा रहा हूं। तो आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, और मैं कुछ आप लोगों को अंत में कुछ पढ़ा के भी जाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए आइए हम लोग जल्दी से बोर्ड की ओर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि हम लोग को पढ़ना क्या है, और आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि मैं क्या पढ़ाता हूं, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज कहें तो इसका मतलब क्या होता है? समान अध्ययन। क्या होता है? समान अध्ययन। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। देखिए, आप लोग ने कुछ ऐसे सब्जेक्ट का नाम सुना होगा, जैसे पॉलिटी। सुने हो ना सभी लोग? सेकेंड में अगर बात करूं मैं इसका, तो आप लोग जियोग्राफी ले लो। ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं इसका लिख देता हूं इकोनॉमिक्स का। फोर्थ नंबर हिस्ट्री, और फिफ्थ नंबर पे मैं रखता हूं जनरल साइंस को। जनरल साइंस को। अब देखिए, यहां पर जनरल साइंस जो है ना, वो 3 सब्जेक्टों का एक ग्रुप है। क्या है? 3 सब्जेक्ट का क्या एक ग्रुप है। अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट का ग्रुप है, जरा सा इनका भी जानना क्या हो जाता है? जरूरी होता है। तो ये यहां पर आते हैं एक बायोलॉजी, आपका आते हैं एक फिजिक्स, आपका एक आते हैं केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्टों का ग्रुप है कौन? जनरल साइंस। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं राज्य व्यवस्था। ज्योग्राफी का मतलब हो गया भूगोल। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, और हिस्ट्री मतलब इतिहास। जनरल साइंस का जो हिंदी होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसका मतलब होता है समान अध्ययन। क्या होता है? समान अध्ययन। बायोलॉजी का मतलब मुझे तो लगता है कि आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, क्या होता है? जीव विज्ञान। फिजिक्स मतलब भौतिकी। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री है, मतलब रसायन शास्त्र। इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको यहां अगर पढ़ना है, एक मैं एडिशनल ऐड करूं तो एक आपका करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। इतने सब्जेक्ट को आप जब पढ़ लोगे तब जाकर आपका समान अध्ययन की पूरी तैयारी हो पाएगी। क्योंकि आप देखते होंगे ना कि करंट अफेयर्स का भी जो क्वेश्चन है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखा जाए तो 2-3 मैक्सिमम आ ही जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे आ जाते हैं कि 5-5 गुच्छे में आते हैं। क्लियर है? तो इतने चीज़ों को आपको पढ़ना होता है। देखिए, देखा जाए जनरल स्टडीज का नाम क्या है? समान अध्ययन। अब बताओ, समान अध्ययन में अगर इतना चीज पढ़ना हो तो क्या इसका नाम समान अध्ययन अच्छा लग रहा है आप लोगों को सुनने में? नहीं, इसका नाम समान अध्ययन नहीं रखना चाहिए था। इसका नाम रखना चाहिए था लार्जर स्टडीज, यानी विशेष अध्ययन। क्लियर है?
तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जनरल साइंस में आते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगला हम लोगों को पढ़ना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का क्लास आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि संडे को आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। इतने सारी चीज हम जब पढ़ते हैं तब जाकर मेरा समान अध्ययन की पूरी सब्जेक्ट क्या हो पाती है, कंप्लीट हो पाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कोई टॉपिक लेकर स्टार्ट करता हूं और वो टॉपिक जो होगा मैं साइंस से स्टार्ट करूंगा और साइंस में आप लोग को बायोलॉजी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग जो हैं वो सारा लोग बायोलॉजी से रूबरू होंगे और अगर जो वैसे विद्यार्थी हैं जो बायोलॉजी से रूबरू नहीं होंगे उनको भी काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या लिखा, जल्दी से बोलो क्या लिखा, बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी का मतलब क्या होता है आप लोग सभी लोग जान चुके हो, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजी जो वर्ड है वो किन दो वर्ड से मिलकर बना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बायोस, दूसरा लॉगोस। इस बायोस का मीनिंग अगर समझना चाहें तो इसका मीनिंग देता है लाइफ, या आप बोल सकते हैं इसको लिविंग, मतलब जीवन, या फिर बोल सकते हो सजीव। लॉगस टर्म कभी भी आपको मिलता है, अगर कहीं भी आप पढ़ते हो या तो लॉजी वर्ड या लॉगोस वर्ड जो भी मिल जाए, इसका मतलब होता है क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए टू स्टडी। क्या होता है, टू स्टडी, यानी के बारे में अध्ययन करना, के बारे में अध्ययन करना। क्या होता है, के बारे में अध्ययन करना। तो इससे मुझे ये कंप्लीटली पता चल रहा है कि बायोलॉजी में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, अपने जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, कीट पतंग के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी इन टोटली हम लोग अध्ययन करते हैं वैसे चीज को जो क्या है, लिविंग है, यानी कहने का मतलब क्या है, सजीव है। तो सजीवों का अध्ययन करना, सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। इन टोटली हम लोग बोल सकते हैं कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर है, पता चल गया मुझे ना। एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे गए हैं, करीब देखा जाए तो अगर इस सारे गवर्नमेंट एग्जाम को देखा जाए तो ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछी गई होगी। क्या पूछी गई है कि ये जो बायोलॉजी जो वर्ड है वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, बायोलॉजी वर्ड देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है। तो आइए हम लोग जानते हैं। बायोलॉजी वर्ड दो साइंटिस्ट ने दिया है, एक का नाम जो है वो लैमार्क है, ठीक है ना, और एंड कौन दिए थे, ट्रेविरेनस। लैमार्क एंड कौन दिए थे, ट्रेविरेनस। और ये कब दिए थे, तो ये 1801 या 1802 में। कोई कोई ऐसी पुस्तक है, कोई कोई ऐसी किताब है जिसमें 1801 दे रखा है, कोई कोई ऐसी किताब जिसमें 1802 दे रखा है। बट आपको इतना याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो इसमें संबंधित जो क्वेश्चन है ना वो यहां से पूछे नहीं जाएंगे। बायोलॉजी में एक बात को ध्यान देना स्टूडेंट्स, कभी भी ना ईयर संबंधित क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है तभी वो ईयर से क्वेश्चन आपको जाके पूछ देंगे। क्लियर है, तो आपको याद रखना है कि बायोलॉजी वर्ड जो है वो किसके द्वारा गिवन किया गया था, तो लैमार्क एंड ट्रेविरेनस के बारे में, ठीक है ना। बायोलॉजी वर्ड देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। आपको ये याद होना चाहिए, आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम का। क्लियर है, तो लैमार्क जो दिए थे मैं बता देता हूं जरा, लैमार्क जो दिए थे वो 1801 में, बट पूरी तरीका से प्रूफ नहीं कर पाए थे कि इस वर्ड को बायोलॉजी ही बोला जाए। तो इनके सहयोगी कौन मिल गए, ट्रेविरेनस। इन्होंने लैमार्क के साथ ये बता दिया कि इस वर्ड को बायोलॉजी ही बोलेंगे, और कब इन्होंने बताया, तो 1802 में। क्लियर है ना। अब देखो आपकी जो बायोलॉजी है इसकी बहुत सारे ब्रांचेज है, हमको पढ़ना होता है, लेकिन देखा जाए तो इन ब्रांचेज में पूरा ब्रांचेज को पढ़ना नहीं है,
हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मात्र इसके 2 ब्रांच को पढ़ना है। एक तो पढ़ना हम लोग को जियोलॉजी और दूसरा पढ़ना है बॉटनी, और अगर तीसरा पढ़ना है तो जरा हम लोग को पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, यानी सूक्ष्म विज्ञान में। अब सूक्ष्म विज्ञान में हम लोग अध्ययन क्या करते हैं, तो बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं, कवक के बारे में अध्ययन करते हैं, शैवाल के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवाणु के बारे में अध्ययन करते हैं, वायरस के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सारे आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना है, तो मैं इसको एडिशनल आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जरा सा आपको बता दूं कि बायोलॉजी जो है उसकी 2 मेन ब्रांचेज को मुझे पढ़नी है। बायोलॉजी की 2 मेन ब्रांचेज को हमको क्या करना है, पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है जूलॉजी और एक पढ़ना है बॉटनी। अब जूलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, और बॉटनी का मतलब क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। क्लियर है ना? जूलॉजी, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल, है ना? इसमें हम लोग एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल। क्लियर है? क्लियर है? जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल, यानी जहां पर हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, एनिमल के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बॉटनी का, तो बॉटनी क्या है, बॉटनी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं पेड़ पौधे के बारे में। ठीक है, यानी यहां पर हम लोग बोल पाएंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्लियर है ना? स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना। पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपको बोलोगे बॉटनी। और जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके तुरंत बताओ। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? आगे मैं बोलूं क्लास, चलिए जल्दी से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जरा सा हटता हूं। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए फिर से देखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है। ये आपके प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। मैं सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को साथ साथ बताते चलूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन खोजने की दरकार ना पड़े। कहां पर से कौन सी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है मैं सारा कुछ बताने वाला हूं, बस केवल फोकस करना है। कहां, तो बोर्ड पे। कि जो जियोलॉजी के जो जनक है यानी फादर ऑफ जियोलॉजी या फिर बोलो फादर ऑफ जंतु विज्ञान क्या होंगे बताइए, तो उनका आंसर है आपको इनके जो फादर हैं यानी जनक, फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहा गया है, एरिस्टोटल को। यानी अरस्तु को। क्लियर है? और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया है, तो फादर ऑफ बॉटनी जो है, फादर ऑफ बॉटनी वो आपके हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है, आंसर होगा सर थियोफ्रेस्टस। कौन है, आंसर होगा सर थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जी को बोला गया फादर ऑफ बॉटनी एंड एरिस्टोटल को बोला गया फादर ऑफ जूलॉजी। अब एक ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला गया होगा। अब इनमें से जो महान व्यक्ति होगा
उसी को बोला जाएगा क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इनमें से महान व्यक्ति थे कौन, एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया था कि एरिस्टोटल जो थे उन्होंने क्या किया कि जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। और इन्होंने किसके बारे में अध्ययन किया, प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया। किसने, तो थियोफ्रेस्टस ने। एरिस्टोटल जी करीब करीब 500 से भी अधिक प्रजाति के जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करके बताएं। और इन्होंने क्या किया, 500 से भी ज्यादा पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करके बताएं। अब बताओ, आप ही लोग बताओ कि किसके बारे में अध्ययन करना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आप लोग आंसर दोगे सर ज्यादा डिफिकल्ट है सर एनिमल्स के बारे में अध्ययन करना। क्लियर है ना। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें बोला गया, तो आंसर होगा कि सर फादर ऑफ बायोलॉजी जो बोला गया वो बोला गया आप लोगों बोलोगे एरिस्टोटल को। यानी जीव विज्ञान के जनक। किसे बोला गया जीव विज्ञान के जनक, तो आंसर होगा एरिस्टोटल। यानी अरस्तु। किसे बोला गया, अरस्तु को। आई होप आप लोगों को यहां तक क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन के हमारे एग्जाम में आते हैं, सभी लोग बोर्ड की ओर देखिए। पहला क्वेश्चन आएगा कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया। आपका आंसर क्या होगा कि सर बायोलॉजी जो टर्म दिए थे वो दिए थे लैमार्क एंड कौन दिए थे, तो आंसर होगा सर ट्रेविरेनस दिए थे। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन यहां से बन के आता है कि बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, यानी बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। आपका आंसर होगा एरिस्टोटल। दूसरा एमसीक्यू तैयार हो गया। तीसरा, फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहा गया, आपका आंसर होगा एरिस्टोटल। तीसरा, चौथा आएगा, चौथा क्या पूछा जाएगा कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया, आपका आंसर होगा सर थियोफ्रेस्टस। तो ये दो मेन ब्रांचेज हैं। क्लियर है, जिसको आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। और यहां से देखा जाए ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम है गवर्नमेंट का, सारे के सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है ना। चलिए आइए अब हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद कुछ और भी आप लोगों को पढ़ाना चाहेंगे। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसा कि मैं भी पढ़ा रहा था आप लोगों को बायोलॉजी, यानी कहने का मतलब जीव विज्ञान। अब सबसे पहले बात, जीव विज्ञान में पढ़ने क्या क्या होते हैं, तो मैं जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ाता जाऊं, आप लोग आराम से एक कलम लीजिए, कॉपी लीजिए और आराम से शांति से कान में ईयरफोन डालिए। और पहला काम है आप लोगों को पहली बार वीडियो को शांति से सुनना, ठीक है। दूसरी बार जब इस चीज़ को पढ़िए तो आराम से आप नोट बुक बनाते रहिए, ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको क्या हो, आसानी हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी में एक सुंदर सा चैप्टर पढ़ा देता हूं जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड। क्या नाम है, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का मतलब क्या होता है, यानी मानव रुधिर। मैं चाहता तो यहां पर केवल ब्लड लिख के काम कर लेता, लेकिन मैंने ह्यूमन इसलिए लगाया क्योंकि ब्लड तो डॉग का भी होता है, कैट का भी होता है, एलिफेंट में भी होता है। लेकिन क्या आपके एग्जाम में एलिफेंट के ब्लड से क्वेश्चन आएंगे, डॉग का ब्लड से क्वेश्चन आएंगे? नहीं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ह्यूमन ब्लड से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, इसलिए मैंने चैप्टर का नाम क्या दिया, ह्यूमन ब्लड। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, केवल शांति से सुनिए। सबसे पहला चीज है कि सर ये ह्यूमन ब्लड की जो सर्कुलेशन हुआ है हमारे बॉडी में, आप लोग जानते हो ना कि ब्लड की क्या होती है, सर्कुलेशन होती है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड की जो सर्कुलेशन है हमारे बॉडी में, उसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, ठीक है ना। तो ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, जल्दी से बताइए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहला चीज यहां से क्वेश्चन बन के आएगा कि सर
ये जो ब्लड हम लोग पढ़ रहे हैं, इस ब्लड में पहला चीज आपको जानना है कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो एक तो ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ना है, क्लियर है ना। ब्लड में क्या क्या पढ़ना है, तो ब्लड का आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या होते हैं, है ना। ये सब कंपोनेंट हो गए ब्लड का। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी अधिकता के कारण क्या होता है, प्लाज्मा का क्या फंक्शन है, आरबीसी का क्या काम है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, प्लेटलेट्स के बढ़ने से क्या होता है, प्लेटलेट्स के घटने से क्या होता है, आरबीसी बढ़ जाएगी तब क्या हो जाएगी, आरबीसी घट जाएगी तब क्या हो जाएगा, है ना। डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगी तब क्या होगा, डब्ल्यूबीसी घट जाएगी तब क्या होगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई इंसान ब्लड का स्टडी कर रहा होगा तो ब्लड का स्टडी करना क्या कहलाएगा। तो ब्लड का स्टडी करना कहलाता है स्टडी ऑफ ब्लड। ये भी आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर का रिसेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे स्टूडेंट, तो आपका आंसर होगा सर हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी हिमेटोलॉजी, क्लियर है। क्या बोला जाता है, हिमेटोलॉजी। अब यहां पर आइए, साइंस में अगर कभी भी हेम नामक वर्ड मिल जाए, हेम नामक वर्ड मिल जाए, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, ब्लड। क्या निकल के आता है, ब्लड। और देखो लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने तुरंत बताया आप लोगों को, स्टडी। क्या होता है, स्टडी। इसका मतलब देखा जाए यानी अध्ययन। इसका मतलब ब्लड का स्टडी करना क्या कहलाएगा, आपका तुरंत आंसर निकल के आएगा हिमेटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। जल्दी से कमेंट करके मुझे जवाब दीजिए कि ब्लड स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाता है। ब्लड स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाता है, स्पेशलिस्ट ऑफ ब्लड यानी रक्त विशेषज्ञ। रक्त विशेषज्ञ को किस नाम से हम लोग जानते हैं, आपका आंसर होगा सर हिमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको। हटाइए वाई को और लगा दीजिए क्या, हटाइए वाई को चिपका दीजिए आईएसटी, बन जाएगा उसका क्या, स्पेशलिस्ट। तो आपको याद होना चाहिए कि ब्लड का स्टडी करना कहलाता है हिमेटोलॉजी, लेकिन जो स्टडी कर चुके इंसान को क्या बोलेंगे हम लोग, हिमेटोलॉजिस्ट। क्लियर है ना। मैंने आप लोगों से पूछा था कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया, अभी तक आप लोगों का जवाब नहीं आया है, जल्दी से बताइए। तो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। ब्लड सर्कुलेशन, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, यानी रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण आपको याद होना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए कि ब्लड सर्कुलेशन के जनक किसे बोला गया है। तो आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा, है ना, क्या किसको बोलते हैं बताइए। तो आपका आंसर होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण के जनक कहा जाता है। क्लियर है ना। विलियम हार्वे को क्या बोला जाता है, रक्त परिसंचरण के जनक, यानी विलियम हार्वे जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के क्या है, फादर। क्लियर है, क्या है, फादर। इतना आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए यहां से आप देखते हैं कि एमसीक्यू क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड सर्कुलेशन के जनक किसे बोला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। आपका क्या आंसर होगा, विलियम हार्वे।
दूसरा क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, आंसर होगा हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, तब हम लोग आंसर देंगे क्या, हिमेटोलॉजिस्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। अगर साइंस की पुस्तक आप पढ़ रहे हैं और साइंस में आपको कहीं भी दिख जाए हेम नामक वर्ड, क्या किस नामक, हेम नामक वर्ड, तो आपको क्या समझना है, इसका क्या मीनिंग निकल के आती है, ब्लड। और आप लोग जानते हो कि लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, यानी उसके बारे में क्या करना, अध्ययन करना। तो इन टोटली हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लड का स्टडी करना क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजिस्ट कहलाता है। क्लियर है? मजा आ रहा है ना, मस्ती से देखते रहो। अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आएंगे कि सर जो ब्लड है वो कैसा टिश्यू है, कैसा ऑर्गन है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड कैसा ऑर्गन है, तो आपको आंसर देना है कि सर ब्लड जो है, ब्लड इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। सर्कुलेटरी ऑर्गन यानी रक्त एक परिसंचरित अंग है। रक्त एक परिसंचरित अंग है। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्लियर है? अगला आप लोग को यह समझना है कि ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है। तो आपको याद होना चाहिए कि ब्लड, ये सारा का सारा ब्लंडर एमसीक्यू है। ब्लंडर एमसीक्यू मतलब समझते हो, मतलब आएगा ही आएगा, आप चाहे एग्जाम देने जाओ या नहीं जाओ, अगर ब्लड से क्वेश्चन आएगा तो ये सब क्वेश्चन आने की 200% चांसेस है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब रक्त एक संयोजी ऊतक है। अब यहां से क्वेश्चन आ रही है कि एक बार मैं अभी रिसेंटली बात करता हूं, एएलपी टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, उसमें सारा कुछ दे रखा है एकदम इज्जत के साथ, इज्जत के साथ सारा कुछ दे दिया है। यहां पर एक वर्ड को आपको क्या करना है, डालना है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उस ऑप्शन से क्या डालना था आपको पता है, फ्लूइड। क्या डालना था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है ना, मैंने यहां लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लो कि ब्लड कैसा होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कहने का मतलब एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्लियर है ना? अब सर सर्कुलेटरी ऑर्गन का मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आया। सर्कुलेटरी ऑर्गन कहने का मतलब कि ब्लड अगर देखा जाए तो कोई ऑर्गन नहीं है, कोई अंग नहीं है, बट उनकी बिहेवियर इस लाइक हमारी बॉडी में होती है, इसलिए साइंस टर्म में हमने बोल दिया कि ब्लड भी क्या है, ऑर्गन की भांति काम करता है। क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में हर एक चीज को पहुंचाने वाला एकमात्र ऐसा फ्लूइड है जो है क्या, ब्लड। आप जो भी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, प्रोटीन लेते हो, फैट लेते हो, एप्पल सेब नागरा जो भी खाते हो आप, इन सारी चीजों को हमारे बॉडी की हर एक ऑर्गन की आवश्यकता होती है, और इस आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है, हमारे ब्लड। ठीक है? अब यहां पर ये समझ में आ रहा है कि सर कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब यह है कि आपके बॉडी के हर एक पार्ट को, है ना, आपके बॉडी के हर एक पार्ट को ब्लड क्या करती है, हर एक सुख सुविधाओं को पहुंचाने का काम करती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लड जो है ना, वो सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ब्लड एक तो सर्कुलेटरी ऑर्गन है, एक और ऑर्गन की तरह काम करता है। आपको पता है? पता है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका। तो ब्लड जो है ना,
वो एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। सर्कुलेटरी ऑर्गन के साथ साथ, इस ऑर्गन के साथ साथ ब्लड जो है एक कौन सी ऑर्गन की तरह काम करता है? मीजोडर्मल ऑर्गन। अब याद रखना, मीजोडर्मल का मीसोडर्मल होता है, कोई हिंदी इसकी नहीं होती, क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी जो है बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको जिसका आपको हिंदी इंग्लिश का सेम हिंदी कर दी जाती है। जैसे मैंने मीसोडर्मल ऑर्गन को मीसोडर्मल अंग बोला गया। अपने ब्लड एक तो सर्कुलेटरी ऑर्गन है ही, इसके साथ साथ ब्लड को हम लोग मीसोडर्मल ऑर्गन भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे स्किन में, हमारी जो त्वचा है उनकी 3 लेयर होती है। क्या क्या होती है? एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मीसोडर्म, एक होता है एंडोडर्म। हमारे स्किन में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर। सीजीएल 2017 या 18 का पेपर में एक बार यह क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि मानव शरीर की त्वचा में कितनी लेयर पाई जाती है। आपको आंसर याद देना है। कितने देना आंसर? 3। क्लियर है ना? मानव शरीर की त्वचा में कितनी परत होती है? 3 परत होती है। कौन कौन? तो एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। और आपकी जो ब्लड है इसकी जो फॉर्मेशन होती है और इसी लेयर के बीच में हमारी क्या पाई जाती है? बोन होती है, हड्डियां होती है। और इस जो हड्डी की जो खोखला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बोन मैरो। और इसी बोन मैरो में आपका ब्लड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। हमारी जो बोन है वो बिटवीन किसके है? मीसोडर्मल एंड एंडोडर्म के बीच में है। और इसी हड्डी के जो बीच का जो खोखला होता है भाग, जैसे अगर मैं मार्कर का आर पार अगर कर दूं इस तरह से, ठीक है ना, तो इसके बीच में जो खोखले पार्ट होते हैं ना उसको क्या बोला जाता है? बोन मैरो बोला जाता है। और जो एडल्ट लोग होते हैं ना उनकी जो ब्लड होती है वो हम लोगों को कहाँ बनती है? तो आंसर होगा सर बोन मैरो। ये बेसिकली है क्या? तो बोन है, एक हड्डी है। और हड्डी के ये जो खोखला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोन मैरो। बोन मैरो का मतलब अस्थि मज्जा। और एडल्ट लोग का जो ब्लड होता है ना वो क्या होता है? यहीं पर बनते हैं। क्लियर है? यहां पर लिख लो जरा सा, मैं छोड़ दिया हूं। यहां पर क्या लिख लेना? फ्लूइड। यहां पर लगा देना रक्त एक तरल। क्या लगा दोगे? तरल। संयोजी क्या है? उत्तक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से बनने वाली क्वेश्चन क्या थी? इस स्लाइड में जो आप लोग अभी पढ़ा इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते? तो बनते ब्लड कैसी ऑर्गन है? आपको आंसर देना है ब्लड इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन एज वेल एज मेसोडर्मल ऑर्गन। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? आपको आंसर देना है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि फ्लूइड जो वर्ड है ना वो 2018 एलपी टेक्नीशियन का ही क्वेश्चन था। क्लियर है? अब देखिए, बताइए फॉर्मेशन कहां होती है ब्लड का? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी रक्त का निर्माण। अब बात हो रहा है सर कि रक्त का निर्माण कहां कहां होता है। अगर मैं एडल्ट की बात करूं यानी वयस्क, और अगर मैं चाइल्ड की बात करूं, चाइल्ड कहने का मतलब जो गर्भ में पल रहे होंगे, गर्भ में जो यानी जो बच्चा है जो पेट के क्या है अंदर यानी गर्भ में पल रहे होंगे, उस चाइल्ड यानी बच्चा का जो ब्लड हो कहां बनेगा? अगर एडल्ट का बात होगा तो आंसर देना है आप लोगों को सर बोन मैरो में। यानी कहने का मतलब कहां? आंसर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा। अगर वो चाइल्ड, कौन सी चाइल्ड? तो वैसा चाइल्ड जो पेट में पल रहे होंगे। अगर उसकी बात किया जाए तो आप आंसर दोगे सर लीवर, यानी कहने का मतलब जीगर। सुने हो?
जिगर बोल सकते हो, यकृत बोल सकते हो, है ना, यहां बनती है। क्लियर है? अगला चीज हम बताते हैं आप लोगों को कि ब्लड की फॉर्मेशन कहां हुई। आंसर होगा कि अगर एडल्ट की बात होगी सर तो बोन मैरो का, और चाइल्ड की बात होगी तो लिवर का। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, तो डायरेक्ट बोलना है बोन मैरो, क्योंकि हम लोग अक्सर बात करते हैं किसकी, एडल्ट की। क्लियर है? अगला चीज पूछा जाएगा अमाउंट ऑफ ब्लड, या फिर आप लोग को मैं बता दूं पीएच ऑफ ब्लड। पहले पीएच ऑफ ब्लड यानी रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान कितना होता है? सारे लोग आंसर देंगे 7.4। कितना देंगे आंसर? 7.4। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स, इस बात को भी ध्यान रखना है कि 7.4 कभी कभी एग्जाम में ना देगा, क्या दे देगा? रेंज। तो आपको वो रेंज याद रखना है, 7.35 से लेकर 7.45, क्योंकि एग्जामिनर भी अब स्टूडेंट से तेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको 7.4 ना देकर क्या करेंगे? 7.35 से लेकर 7.45 रेंज देके फंसाने की कोशिश करेंगे, तो रेंज याद रहेगा तब ना। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, आपका आंसर होगा 7.4। अगर रेंज में दिया जाए तो 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। और ये क्वेश्चन ऐसा है ना, इसको स्टार मार लो। इतने बार एग्जाम में पूछे गए होंगे ना, इतने बार कि अगर काउंट करोगे ना सारे गवर्नमेंट एग्जाम मिलाकर तो कम से कम 80 पार कर जाएगी। जरा से मैं पीएच के बारे में बता दूं, क्योंकि पीएच से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप एएलपी टेक्नीशियन 2018 देख लेना, सीजीएल का भी देख लेना, पेपर आपके प्रीवियस एग्जाम में मिल जाएगा कि पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, बता सकते हो कोई? तो पीएच का फुल होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की खोज किसने किया था? जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का आंसर का, जल्दी बताओ कि ये पीएच की खोज किसने किया था, पीएच स्केल की खोज किसने किया था। चलिए मैं ही बता देता हूं, पीएच स्केल की जो खोज किए थे, इसके जो डिस्कवरर थे यानी कौन थे? सोरेनसन। किसने बताया था? इसकी खोज किसने किया था? सोरेनसन। तो आपको यहां से क्या क्या याद रखना है, इस स्लाइड से क्या क्या आपको याद रखना है, देखिए गौर से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त का निर्माण कहां होता है, अब रक्त का निर्माण कहां होता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया तो भी आपको आंसर क्या देना है? बोन मैरो। और एडल्ट लगा दिया तो भी आंसर देना है क्या? बोन मैरो। जब तक एम्ब्रियो की बात ना हो, है ना, एम्ब्रोनिक स्टेज में जो बच्चे होते हैं यानी गर्भ अवस्था में पल रहे बच्चे जो होते हैं, यानी जो चाइल्ड वैसे होते हैं जो कहां होते हैं? गर्भ में पल रहे होते हैं। उस बच्चे का कहां बनता है? लीवर में। ध्यान देना। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। क्लियर है? पीएच की खोज किसने किया? सोरेनसन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां क्वेश्चन आया कि सर ब्लड का नेचर कैसा होता है, क्योंकि पीएच से क्या फाइंड करते हैं हम लोग? नेचर ऑफ एनीथिंग। ठीक है ना? तो अगर नेचर की बात करें, नेचर ऑफ ब्लड, नेचर ऑफ ब्लड की बात किया जाए यानी रक्त की प्रकृति, ये भी आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो रक्त की जो नेचर होता है वो एल्केलाइन होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग बेस। आप लोग जानते हो ना कि सोरेनसन साहब जो पीएच स्केल दिए थे, उस स्केल में जो वैल्यू लिखी हुई थी वो 0 to कितनी लिखी हुई थी? 40। कितना लिखा हुआ था? 0 to 14। और इसके बीच में एक वैल्यू लाइक करता था, वो होते थे कितने? 7। और इन्होंने बताया एक्सपेरिमेंट करके कि अगर कोई भी चीज जिसको हम लोग क्या कर रहे हो? नेचर फाइंड कर रहे हो, कोई भी चीज जिसका हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? नेचर, अगर उसकी पीएच वैल्यू 0 से 7 आया तो इसको लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एसिडिक। क्या बोलेंगे हम लोग? एसिडिक यानी अम्लीय। और अगर रेंज 7 to 14 पाया गया तो हम क्या बोलेंगे? यहां मैं लिख दिया एल्केलाइन, या फिर क्या बोलोगे? बेस।
लेकिन अगर एग्जैक्टली कहां पाया गया 7, तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कहने का मतलब उदासीन। कैसी होगी? उदासीन होगी। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मिनरल वाटर होते हैं उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या होगा? सर न्यूट्रल यानी कि केवल कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आप बताओ 7.4 ये जो ब्लड की क्या है पीएच वैल्यू है वो कहां आएंगे? तो आप बताओ कहां आएंगे? तो आंसर होगा सर 7 से हल्का से एवं, 7 से हल्का सा एवं। अब 7 से अगर हल्का से एवं है तो उसका नेचर तो बेसी ही चला गया ना स्टूडेंट्स, बेसी ना हुआ। लेकिन एक बात को ध्यान देना, कितना बेसिक, हाईली या क्लियर है? क्या बताओगे? तो आंसर देना है कि सर हल्का सा क्षारीय। हल्का सा क्षारीय का मतलब क्या होगा? स्लाइटली एल्कलाइन। तो इस पॉइंट को भी क्लियर कर देना। स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब हो गया हल्का क्षारीय। आपको इस बात को भी ध्यान देना है। तो इतने सारे पॉइंट यहां से इस स्लाइड में अगर देखा जाए एमसीक्यू क्या क्या बनने वाले हैं, मैं सारा एमसीक्यू को बता रहा हूं, गौर से बोर्ड की ओर देखिए। पहला क्वेश्चन बन के यहां से आएगा कि सर ब्लड की फॉर्मेशन कहां होती है? डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट आंसर देना है बोन मैरो का। अगर पूछा गया एडल्ट में कहां होता है तो भी आंसर देना क्या? बोन मैरो का। जब तक चाइल्ड ना लगे या गर्भ में पल रहे बच्चे की बात ना हो तब तक आंसर आपको बोन मैरो ना देना है। गर्भ में पल रहे बच्चे की बात होगी तभी आंसर क्या देना है? लीवर। तो यहां से क्वेश्चन बन के आ गया ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रेंज बताना है तो 7.35 से लेकर 7.45। अगर पूछा जाए पीएच की खोज किसने किया? आंसर होगा सोरेनसन। पीएच की फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल में कहां से कहां तक की वैल्यू होती है? आंसर होगा 0 to 14 होती है। 7 क्या होती है? एग्जैक्टली न्यूट्रल बताती है। और 0 से 7 के रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सिडिक। एसिडिक क्या बोलते हैं? एसिडिक। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अम्लीय। अम्लीय बोलते हैं। और अगर 7 to 14 पाया गया तो क्या बोलेंगे? एल्केलाइन या फिर क्या बोलेंगे? बेस। तो अब बताओ नेचर ऑफ ब्लड कैसा होगा? तो नेचर ऑफ ब्लड कैसे हो जाएंगे? आंसर होगा सर स्लाइटली एल्कलाइन, मतलब हल्का क्षारीय। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी इससे अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, घर में बैठ के सिर्फ ईयरफोन को कान में लगाइए और आराम से एक पेन और एक कॉपी लीजिए, आराम से नोट डाउन करिए। अगर पहली बार आप देख रहे होंगे ना तो पहली बार आपको गौर से सुनना है, सेकेंडली बार आपको क्या करना है? तो नोटबुक बनाना है। क्लियर है? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से बैठ के घर में तैयारी करेंगे और उम्मीद है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।